नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ। हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री अब रवाना हो चुके हैं 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, जहां पर वो इस सम्मेलन में हिस्सा तो लेंगे ही, लेकिन साथ ही कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी उनकी होनी है। इसके अलावा और क्या कुछ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम है वो आपको बताएंगे। और इस अगले 1 घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में रहेंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात। सुप्रभात कृतिका। और जिन अन्य महत्वपूर्ण खबरों का हम रुख करेंगे उसमें बात होगी जनादेश की, जिसमें महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले चुनाव और झारखंड में दूसरे चरण में चुनाव होने के लिए उम्मीदवारों की जो दाखिले की प्रक्रिया है, नामांकन की प्रक्रिया है, वो आज से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर दिल्ली की बात करें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुका है और उसी के साथ आज लागू हो जाएगा ग्रैप 2। इसके साथ बात होगी चक्रवात दाना की, जो दस्तक देने वाला है और उड़ीसा और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल पर भारी पड़ने वाला है। अगर 24 से 25 अक्टूबर की बात करें तो बेहद ही ये चक्रवात की वजह से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा खबरें अन्य क्षेत्रों से भी होंगी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर हुए रवाना, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कहा, भारत ब्रिक्स में घनिष्ठ सहयोग को देता है महत्व। एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी के बीच कांग्रेस जारी कर सकती है पहली सूची। महाराष्ट्र और झारखंड में आज से नामांकन होगा शुरू। वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की आज फिर होगी बैठक। कल बैठक में संशोधन के स्वरूप को लेकर हुई चर्चा। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रैप 2 होगा लागू। कई जगहों पर AQI लेवल 300 के पार। और चक्रवात दाना ने दी दस्तक। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय राज्यों में हाई अलर्ट, कल से भारी बारिश की चेतावनी। और नया सवेरा की अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से, और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे को लेकर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले रवाना हो चुके हैं रूस के लिए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के कजान में होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस बार के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। शिखर सम्मेलन नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। इसमें ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति का भी आकलन किया जाएगा। वहीं भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से इसकी सभी गतिविधियां, पहलों और प्रतिबद्धताओं में भारत ने भाग लिया है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आर्थिक सहयोग को भी मजबूत करेगा। इसके साथ साथ ही ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और युवा आदान प्रदान के लिए सहयोग को बढ़ावा भी देगा। पिछले साल जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के पहले विस्तार के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन होगा। शिखर सम्मेलन आज से शुरू होगा, लेकिन शिखर सम्मेलन का मुख्य दिन कल है। प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मुलाकात करेंगे। शिखर सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री के कुछ द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेने की भी उम्मीद है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां प्रधानमंत्री ने अपनी इस यात्रा को लेकर एक वक्तव्य भी जारी किया है। और उन्होंने अपने इस वक्तव्य में क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने इस वक्तव्य में लिखा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर आज कजान के 2 दिन के दौरे पर जा रहा हूं, जहां 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा। पीएम के बयान में यह भी कहा गया है कि भारत ब्रिक्स के भीतर घनिष्ठ सहयोग को महत्व देता है, जो वैश्विक विकास के एजेंडे, सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद,
जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण, सांस्कृतिक और लोगों से जुड़ाव को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। पिछले साल नए सदस्यों को शामिल करने के साथ ब्रिक्स के विस्तार ने वैश्विक हितों के लिए इसकी समावेशिता और एजेंडे को आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के इस बयान में ये भी जिक्र है कि जुलाई 2024 में मॉस्को में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के आधार पर कजान की उनकी यात्रा भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ब्रिक्स के अन्य नेताओं से भी मिलने के लिए बेहद ही उत्सुक हैं। तो रूस के दौरे पर रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वागत की भव्य तैयारियां भी कर ली गई हैं। रूस के लोक कलाकारों के संग भारतीय कलाकारों की ओर से उनके स्वागत में भव्य प्रस्तुति दी जाएगी। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की क्या कुछ तैयारियां वहां पर है, कलाकारों के बीच जाकर जायजा लिया है डीडी न्यूज के संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह ने। वहां से उनकी ये बेहद ही खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से डांस परफॉर्मेंस चल रही है और ये तैयारी की गई है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और ये 10 रशियंस लोगों का एक ट्रुप है जिन्होंने एक स्पेशल इंडिया रशिया फ्यूजन डांस तैयार किया है। इसमें यहाँ पर इनका रूस का लोकल नृत्य है, उसके साथ साथ इन्होंने भारतीय नृत्य को भी इसमें शामिल किया है। इसमें भारतीय कथक नृत्य भी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस कथक नृत्य के साथ में रूस का नृत्य भी इसमें शामिल किया गया है और ये अपने आप में दिखाने के लिए काफी है। साथ ही साथ इसमें गरबा भी जोड़ा गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, तो इसमें गरबा भी आपको नजर आएगा, इसमें आपको कथक भी नजर आएगा। और ये रूस के फोक डांसर्स हैं, इनका जो पूरा ग्रुप है ये अपने आप में इस डांस को यहाँ पे कर रहा है और आप इनकी इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल तरीके से इंडिया रशिया फ्यूजन डांस को तैयार किया गया है। और ये सभी रशियन यूथ्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयारियां की हैं। तो जब प्रधानमंत्री कजान पहुंचेंगे तो कजान में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए ये स्पेशल डांस की तैयारी की गई है, जिसमें आप ये कथक के डांस देख सकते हैं, डांस स्टेप्स को बनाया गया है। इंडिया रशिया फ्यूजन को एक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा और ये अपने आप में बेहद खास किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी भाव भंगिमाएं भी अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी की है। और ये कथक के नृत्य के साथ साथ इनका रशिया का जो फोक डांस है, इनके आप कपड़ों को देख सकते हैं जो कि भारतीय परिधान है, इनके जो तमाम जो श्रृंगार की चीजें हैं वो भी भारतीय परिधान के साथ में जुड़ी हुई हैं। और रशिया का फोक डांस साथ ही साथ भारतीय फोक डांस की एक मिली जुली प्रस्तुति के लिए तैयारी की गई है प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए। तो निश्चित तौर से ये अपने आप में बहुत एक तरीके से नमूना होगा जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, इस डांस के माध्यम से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। तो देखिए इस डांस की तस्वीरों को। तो रूस इस साल 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और प्रधानमंत्री भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। आइए हम आपको बताते हैं अपने गठन के बाद से लेकर अब तक ब्रिक्स ने क्या क्या किया है इस रिपोर्ट के जरिए। गठन
के बाद से लेकर ब्रिक्स समूह ने जहां सदस्यों के बीच सहयोग पर काफी प्रगति की है, तो ऐसे कई बड़े कदम उठाए हैं जिसका फायदा अन्य विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को भी मिल रहा है। ब्रिक्स देशों ने 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बैंक के माध्यम से विकासशील देशों ने अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं पर निर्भरता कम की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सदस्य देशों के लिए एक कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट यानी CRA भी स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों को आपातकालीन स्थितियों में विदेशी मुद्रा सहायता प्रदान करना है। ब्रिक्स ने हमेशा विकासशील देशों के हितों की वकालत की है, इसलिए जलवायु परिवर्तन, व्यापार संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार जैसे मुद्दों पर जोर दिया है। ब्रिक्स समूह IMF और विश्व बैंक में विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करता रहा है। ब्रिक्स ने विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित किया है। ब्रिक्स देशों के बीच संयुक्त अनुसंधान और विकास के लिए कई पहल की गई हैं, जिसमें ब्रिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार नेटवर्क शामिल है। ब्रिक्स ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर भी मिलकर काम किया है। इस दिशा में ब्रिक्स आतंकवाद से निपटने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर लगातार जोर देता रहा है। ब्रिक्स देश डॉलर पर वैश्विक व्यापार में निर्भरता कम करने के लिए ब्रिक्स मुद्रा बनाने पर विचार कर रहा है और 2 सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने पर भी काम हुआ है। पिछले साल 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन काफी खास रहा था। 2023 के ब्रिक्स सम्मेलन के बड़े फैसलों की बात की जाए तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में समूह के विस्तार का फैसला किया गया और 6 सदस्यों को शामिल करने की पहल हुई, जिनमें से 5 सदस्य इस बार ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स में अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने का फैसला किया गया था। ब्रिक्स के विस्तार के पीछे सोच रही है कि ब्रिक्स को दुनिया के विभिन्न इलाकों तक विस्तारित किया जाए। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सतत विकास पर तेजी से काम करने की बात कही गई है, तो वैश्विक संस्थाओं में सुधार की वकालत पर जोर दिया गया है। पीएम मोदी के पहल पर ब्रिक्स देशों के बीच एक अंतरिक्ष अन्वेषण संघ के गठन का सुझाव दिया गया, जिस पर सहमति बनती नजर आई है। ब्रिक्स के मंच पर महामारी, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश पर सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है, तो स्वास्थ्य में साझा शोध पर भी जोर दिया गया है। ब्रिक्स देशों ने कनेक्टिविटी बढ़ाकर परिवहन और लॉजिस्टिक्स पर खासा फोकस किया ताकि सप्लाई चेन को निर्बाध रखा जा सके। अपने 15वें शिखर सम्मेलन तक ब्रिक्स कई बड़े पड़ाव हासिल कर चुका है, तो ऐसा आधार तैयार किया गया है जिसके द्वारा भविष्य में बड़े परिवर्तन लाए जा सके। अब विस्तारित ब्रिक्स समूह इस बार जिन बड़े फैसलों को लेगा, उससे भविष्य में विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के देशों के हित को संरक्षित करने में ज्यादा मदद मिलेगी। तेजी से बदलती भू राजनीतिक व्यवस्था में ब्रिक्स समूह की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। दुनिया में 2 बड़े संघर्ष चल रहे हैं, जिसकी छाया में इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है और इसीलिए शायद ब्रिक्स सम्मेलन की थीम रखी गई है वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। सभी सदस्य देशों की कोशिश होगी कि आपसी हितों को संरक्षित करते हुए वैश्विक भलाई के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए। तो दुनिया भर की भी नजरें लगी होंगी कि आखिर ब्रिक्स का विस्तारित समूह जो पहली बार इस बैठक को आयोजित कर रहा है, क्या संदेश देता है दुनिया की बेहतरी को लेकर। कैमरा सहयोगी आनंद कुमार के साथ मैं आरिंद प्रताप सिंह, DD न्यूज, कजान, रशिया। तो इस विस्तारित समूह में भारत किस तरीके से प्रतिनिधित्व करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए कजान के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे तमाम जुड़ी जानकारी हम आपको अपडेट कर रहे हैं, बारीकियों से आपको रूबरू करा रहे हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद ग्राउंड जीरो से मौजूद होंगे हमारे संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह। उनसे जानेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या है कार्यक्रम, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। एक जमाना था, हवाई जहाज से चलना एक सपने जैसा था, लेकिन आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ान भरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान स्कीम
हर छोटे शहर के बड़े बनने की ख्वाहिश की उड़ान है। हर छोटे बिजनेसमैन को बड़े शहरों तक अपना व्यापार फैलाने की उड़ान है। नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म और विकास की उड़ान है। आम नागरिक के हौसलों की उड़ान, विकसित भारत की नई उड़ान है। उड़ान के शानदार 8 साल। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत भी आज होनी है। और आपको बता दें, ये 4 महीने में दूसरी बार है जब इन दोनों बड़े नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। ज्यादा जानकारी के लिए आइए खजान ले चलते हैं आपको, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह। आइए आरेंद्र से सीधा अपडेट ले लेते हैं। आरेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी आज काजान पहुंच रहे हैं और रवाना हो चुके हैं दिल्ली से भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए। आज क्या कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? जी, प्रधानमंत्री के अगर आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो भारतीय समय के अनुसार करीब दोपहर 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशेष विमान से कजान पहुंचेंगे और लगभग आधे घंटे के बाद में उस होटल पहुंचेंगे जहां पर उनको रुकने का कार्यक्रम तय किया गया है। वहां पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग उनके स्वागत और इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि न सिर्फ भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में मौजूद हैं, बल्कि रूस के लोग भी भारतीय परंपरागत तरीके से पीएम मोदी का स्वागत करते नजर आएंगे। तो निश्चित तौर से मिनी इंडिया तो यहाँ दिखाई पड़ेगा, लेकिन रशिया के द्वारा भारतीय कला संस्कृति के जो परंपरागत तरीके हैं उसके माध्यम से भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत और सत्कार होगा। तो निश्चित तौर से ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसके अलावा बात की जाए प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रमों की, तो प्रधानमंत्री का आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक का भी कार्यक्रम है और निश्चित तौर से कई अहम मसलों पर इस दौरान बातचीत होगी। हालांकि कुछ और राष्ट्र प्रमुखों के साथ भी प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय मुलाकात हो सकती है। हालांकि अभी अधिकृत तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई, लेकिन रूस के राष्ट्रपति जो कि इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे हैं, वो शाम को ब्रिक्स के नेताओं के सम्मान में एक रात्रि भोज का आयोजन कर रहे हैं, उसमें भी प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। तो निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो आज के पहले दिन के कार्यक्रम के लिहाज से जहां पर द्विपक्षीय बैठकों पर फोकस होगा, तो वहीं प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत भी देखने को मिल सकता है। जी आरेंद्र, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात भी आज होने वाली है। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस मुलाकात में ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन पर बात होने की संभावना फिलहाल नजर आती है? जी, अगर राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात की बात की जाए तो ये मुलाकात अपने आप में उन तमाम पिछली मुलाकातों को आगे बढ़ाता नजर आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7वां रूस का ये दौरा है। बीते 10 वर्षों में दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच में 16 बार मुलाकातें हो चुकी हैं, तो ये 17वीं मुलाकात होगी। और बीते अगर 3 वर्षों की ही बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में 11 बार टेलीफोन पर बातचीत हुई है। तो हम ये जान सकते हैं कि दोनों नेताओं के बीच में एक आपसी संबंध या कहा जाए दोस्ती का एक सिलसिला जो शुरू हुआ है, वो दिखाता है कि कैसे दोनों देशों के गहराइयों को संबंधों तक आगे बढ़ाने में एक बड़ा कारगर साबित हुआ है। तो निश्चित तौर से अपनी पिछली जुलाई 2024 की ही यात्रा जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को में की थी, उसमें कई अहम बिंदुओं पर बातचीत हुई थी, जिनमें दोनों देशों ने आपसी व्यापार को, द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $100 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। उस दिशा में किन क्षेत्रों में प्रयास हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी लगातार संघर्ष को रोककर शांति की अपील करते रहे, तो इस बात की भी उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री फिर से एक शांति की अपील करते हुए इस द्विपक्षीय मुलाकात के दरमियान अपनी बात को रख सकते हैं। इसके अलावा
भारत की ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो एक रूस बड़ा एक जिम्मेदार दोस्त के तौर पर उभरा है, क्योंकि कच्चे तेल की सप्लाई हो या फिर परमाणु ऊर्जा में सहयोग को लेकर अगर बात हो तो इन दोनों ही क्षेत्रों में रूस ने भारत के साथ मिलकर तेज गति से आगे हमारे संबंधों को बढ़ाया है। तो उस दिशा में भी बात हो सकती है। एक बड़ा सेक्टर निकल के आया है, वो है कनेक्टिविटी को लेकर। व्लादिवोस्तोक से लेकर चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर पर सप्लाई को आगे बढ़ाने के लिए, उसके माध्यम से निर्बाध तरीके से सप्लाई चेन को आगे बढ़ाया जाए, उस पर तेज गति से काम हुआ है, लेकिन उसको और ज्यादा विस्तार कैसे दिया जाए और कनेक्टिविटी के माध्यम से कैसे दोनों देशों के बीच में संपर्कों को बढ़ाया जाए, इस पर मोटे तौर पे बात हो सकती है। साथ ही साथ लोकल करेंसी में और तेजी से आपसी व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी बात होने की संभावना है। साथ ही साथ भारत के भारतीय नागरिकों को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं, जिसको भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी द्विपक्षीय मुलाकात में रख सकते हैं। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना हो, व्यापार निवेश की संभावनाएं आगे बढ़ाना हो, ऊर्जा सुरक्षा का मामला हो या फिर कनेक्टिविटी, इस पर फोकस हो सकता है पीएम मोदी की राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में। आरेंद्र, ये बात तो रही एजेंडे की, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या है और ब्रिक्स सम्मेलन में किन कड़े मुद्दे और बड़े मुद्दों पर बात होने की संभावना है? जी, अगर ब्रिक्स के एजेंडे के लिहाज से बात की जाए तो इस बार की थीम है वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। तो फोकस इस बात पे है कि कैसे विश्व को मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक तरीके से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ वैश्विक मंचों पर कुछ देशों की आवाज़ को प्रमुखता मिलती है, उसके बजाय ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहां हर एक देश को उसकी बात रखने का एक मंच मिल सके। उस लिहाज से ब्रिक्स लगातार कोशिश कर रहा है, जिसमें विकासशील देश हों या फिर ग्लोबल साउथ के देशों के अलावा अगर बात की जाए, चाहे क्लाइमेट चेंज का मामला हो, चाहे तकनीकी सहयोग हो, या किस प्रकार से पीपल टू पीपल कनेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, आपसी संपर्क को, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, इन तमाम मसलों पर आगे विस्तार से बात हो सकती है। क्योंकि ये पहला मौका होगा कि ब्रिक्स के 5 सदस्यों से आगे बढ़कर ब्रिक्स विस्तारित समूह की इस बार बैठक है और नए सदस्यों से जुड़ने से न सिर्फ एक तरीके से वैश्विक मौजूदगी ब्रिक्स की होती नजर आ रही है, अलग अलग कॉन्टिनेंटल से तमाम देश जुड़े हैं, साथ ही साथ ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष तौर पे फोकस हो सकता है, क्योंकि कई नए देशों के पास में ऊर्जा के स्रोत भंडार बहुत बड़ी मात्रा में है। तो ऐसे में ब्रिक्स एक ऐसा एक रणनीतिक तौर पर एक समूह बन सकता है जो कि दुनिया की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक बड़ा कदम उठा सकता है। तो निश्चित तौर से ऊर्जा सुरक्षा की बात हो, खाद्य सुरक्षा की बात हो, मानव केंद्रित जो योजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाने की बात हो, इस पर फोकस हो सकता जी। तो कहीं ना कहीं आरेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद ही अहम रहने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही मानव केंद्रित को लेकर बात करते हैं। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए हैं तो हमेशा से प्रधानमंत्री कहते आए हैं कि युद्ध से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा शांति से। तो ऐसे में जो विस्तारित ब्रिक्स समूह है वो आपसी हितों को कैसे लेकर आता है और साथ ही साथ वैश्विक मुद्दों पर क्या चर्चा होती है, ये आज देखना होगा, क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स का दौरा होने वाला है। आरेंद्र, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त नया सफर में एक छोटे से ब्रेक का कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर आप बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरों की। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। उड़ान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बनी योजना, जिससे हवाई चप्पल पहनने वालों का भी हवाई जहाज का सपना हुआ पूरा। आज देश के हर राज्य में है एयरपोर्ट, एविएशन सेक्टर बन रहा है वर्ल्ड क्लास। इमरजेंसी में बीमार माँ को इलाज के लिए बेटे बड़े अस्पताल ले जा पाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एयर कनेक्टिविटी से टूरिज्म के मौके बढ़े। लोकल कारोबारी, ढाबे, होटल वाले सबकी तरक्की के रास्ते खुले। उड़ान लोकल इंस्पिरेशन की, उड़ान रीजनल इकोनॉमी की, उड़ान विकसित बनते भारत की। उड़ान योजना के 8 साल बेमिसाल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, रेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे?
अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। आईआईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। नया सवेरे को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं हम महाराष्ट्र और झारखंड के महासंग्राम की। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में चल रही टकराव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच चल रही सीटों की खींचतान खत्म होती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, और दोनों के बीच खास तौर पर विदर्भ की 12 सीट को लेकर तनातनी लगातार बनी हुई है और ऐसे में अब दोनों के बीच के तनाव को सुलझाने और मध्यस्थता करने के लिए शरद पवार भी सामने आ चुके हैं। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है, सीट बंटवारे पर चर्चा चल रही है और जल्द ही ये मसला सुलझ जाएगा। वहीं पटोले के अनुसार अगर देखें तो अब तक कांग्रेस की 96 सीट पर चर्चा पूरी हो चुकी है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज फिर से मुलाकात करने वाले हैं। दरअसल कांग्रेस के विदर्भ के नेताओं की दलील ये है कि जैसे ठाकरे की शिवसेना का गढ़ कोंकण है, वैसे ही विदर्भ कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस अपने किले में अधिकतम जगह लेने की दिशा में अब काम कर रही है। दरअसल अगर लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो कांग्रेस को विदर्भ में बड़ी सफलता मिली थी, इसलिए कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भी विदर्भ की सीटों पर दावा ठोका है। लेकिन जब से ठाकरे गुट ने इसमें से कुछ सीटों की मांग की है तो कांग्रेस और ठाकरे गुट में विवाद की स्थिति पैदा हो गई है, इसलिए विदर्भ के कांग्रेस नेता दिल्ली में डटे हुए हैं। वहीं अगर इससे पहले हम देखें तो कल दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक भी हुई और उम्मीद है कि आज उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस जारी भी कर सकती है। इसी बीच कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं ने इस बात का खंडन किया कि वो गठबंधन से अलग होगी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तो शुरू हो ही चुकी है कि क्या इससे महाविकास आघाड़ी का राजनीतिक समीकरण बिगड़ तो नहीं जाएगा। और इसके साथ ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के लिए आज अधिसूचना भी जारी हो जाएगी, यानी कि आज से उम्मीदवारी की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गहमागहमी जो है वो तेज हो गई है और 15वीं विधानसभा के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है और चुनाव नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी और आवेदन दाखिल करने की समय सीमा 29 अक्टूबर को समाप्त होगी, जिसके बाद में 30 नवंबर को आवेदनों की पूरी तरह से जांच की जाएगी और आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि जो है वो है 4 नवंबर। और इस बीच विभिन्न दलों के दावेदारों ने अपनी उम्मीदवारी के लिए दस्तावेजों का मिलान भी शुरू कर दिया है। तो वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग आज अधिसूचना जारी करेगा। नांदेड़ लोकसभा सीट पर आपको बता दें कि 20 नवंबर को ही उपचुनाव होना है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए शिशिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। शिशिर, दो बातें हैं आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। एक तो ये कि कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है और दूसरा ये 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए आज से उम्मीदवारी की प्रक्रिया जो शुरू हो जाएगी, यानी कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किस तरीके से इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और साथ ही जो टकराव महाविकास आघाड़ी में चल रहा है, ऐसे में कांग्रेस की सूची अभी तक ना आना क्या उनको नुकसान दे सकता है? बिल्कुल, देखिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तकरीबन 8 दिन हर पार्टी के हर प्रत्याशी को मिलेंगे आज से। तो ऐसे में अगर देखा जाए अब तक जो है नामों की सूची घोषित हो जानी चाहिए थी। हालांकि बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तकरीबन 99 सीट जो है प्रत्याशी उन्होंने घोषित कर दी है, लेकिन बीजेपी के साथ साथ जो बाकी अन्य पार्टी है, हम बात करें अगर शिवसेना की और एनसीपी की, तो उन्होंने भी ये कहा था तकरीबन 1-2 दिन में उनके भी प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन इस बीच जो खबर हमें मिल रही है वो ये है कि जो अजित पवार के गुट के जो नेता है, जो प्रत्याशी है, वो अजित पवार से मिलने तो बंगले पे जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको एबी फॉर्म भी मिल रहा है। हालांकि प्रत्याशी द्वारा ये कहा गया था कि उनको अजित पवार द्वारा बुलाया गया था, लेकिन अब तक अजित पवार के आधिकारिक जो सूची है प्रत्याशियों की अब तक घोषित नहीं हुई है। वही अगर बात करें महाविकास आघाड़ी की, तो महाविकास आघाड़ी के एक भी प्रत्याशी का नाम अब तक घोषित नहीं हुआ है।
हालांकि जिस प्रकार से खींचतान चल रही है महाविकास आघाड़ी में ठाकरे बनाम कांग्रेस के इस वक्त, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि शायद इस मसले का हल आज या फिर कल निकल पाएगा। आज चूंकि अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के जो है आज उद्धव ठाकरे से उनकी चर्चा होगी। कल पूरा दिन, हालांकि नाना पटोले दिल्ली में थे, जो कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो दिल्ली में थे, और दिल्ली में जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री चुनाव की बैठक है वो उसमें हिस्सा लिया गया था, और साथ ही साथ कुछ नामों पर चर्चा की गई थी, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि किस प्रकार से ये जो लॉकहेड हुआ है ठाकरे और कांग्रेस के बीच में उसको सुलझाया जा सके। लेकिन बात इस पर इतनी ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त अगर कांग्रेस देखा जाए काफी मुखर है, खासतौर पर विदर्भ की जो सीटें हैं उनके लिए। कोई दूसरी ओर शिवसेना भी चाहती है कि उनको विदर्भ की कुछ सीटें जरूर मिले, लेकिन दोनों भी पार्टियां इस वक्त टस से मस नहीं होना चाहती। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो काफी देर हो चुकी है। जैसे मैंने पहले कहा कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तकरीबन 8 दिन मिलेंगे इस पूरे नामांकन की प्रक्रिया को। ऐसे में शरद पवार ने भी कहा था कि उनकी सूची भी जारी होगी, लेकिन जिस प्रकार से घमासान जारी है ठाकरे और कांग्रेस के बीच में, अब तक शरद पवार ने भी अपने पार्टी की सूची जारी नहीं की है। तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी कहीं ना कहीं बैकफुट पर होती हुई दिखाई दे रही है, जहां तक नामों की सूचना अगर घोषणा का हम बात करें तो। वही दूसरी ओर जैसे मैंने कहा कि किस प्रकार से दोनों के बीच टकराव कम हो सकता है, तो इसलिए शरद पवार ने भी प्रयास किया था। दिल्ली के जो हाईकमान है कांग्रेस की, उन्होंने भी इसमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश की थी। लेकिन जहां तक बात करें कांग्रेस के नेताओं की, खासतौर पर कांग्रेस के विदर्भ के नेताओं की, तो वो इस वक्त झुकने को तैयार नहीं है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से हम देखें तो महाविकास आघाड़ी में अगर देखा जाए तो तनातनी अभी भी जारी है। हालांकि देखना होगा कि क्या आज कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की सूची जारी की जाती है या नहीं। नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों की। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। नया सवेरा में आगे बढ़ते बात कर लेते हैं अब झारखंड विधानसभा चुनाव की, जिसका बिगुल बज चुका है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 38 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी और इसी के साथ इन सीटों पर नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि इन सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर निर्धारित की गई है, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उसके बाद में 1 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे और इन सभी सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। आपको बता दें कि झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। राज्य में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को 43 सीटों पर होगा, वहीं वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड में 29,562 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसमें 24,520 बूथ ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। राज्य में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाता 1 करोड़ 29 लाख और पुरुष मतदाता 1 करोड़ 31 लाख हैं। और वहीं कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। जी हां, झारखंड सरकार में मंत्री रामेश्वर ओराम लोहरदगा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ेंगे। राज्य के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को उनकी मौजूदा जामताड़ा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन नामों पर मोहर लगा दी है। पहली सूची
जो कांग्रेस की है वो जारी हो गई है, जिसमें 21 उम्मीदवारों का नाम है। और साथ ही साथ झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है। 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होगा और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। कुमार आलोक जुड़ गए हैं हमारे साथ राज्य से। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं कुमार आलोक का। कुमार, अगर दूसरे चरण की बात की जाए तो आज से अधिसूचना जारी की जाएगी। अगर पहले चरण की बात की जाए तो कितने नामांकन अब तक दाखिल किए जा चुके हैं और जिन 38 सीटों पर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी उसमें ऐसी कौन सी हॉट सीट है? पहले मैं आपको बताऊं कि बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है, खासकर झारखंड को हम लेके चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन, जिसको इंडी गठबंधन कहते हैं, तो इंडी गठबंधन में जिस तरीके से 70 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने एक तरफा घोषणा कर दिया कि हम 70 सीटों पर लड़ेंगे, बाकी 11 सीट आरजेडी और लेफ्ट वो अपना तय करे कि वो कितनी सीटों पर लड़ेगी। तो इससे आरजेडी नाराज था, लेकिन शाम होते होते कुछ जो तलखियां थी उसमें कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी राड़ वहां पर जारी है। लेकिन अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो पिछले 2019 के चुनाव को आप देखेंगे, विधानसभा का चुनाव, तो वहां पर जेडीयू कम से कम 28 सीटों पर लड़ी थी अकेले। एनडीए कोई अता पता ही नहीं था, वहां एलजेपी भी अलग से लड़ी थी। और इस बार एनडीए गठबंधन ने जेडीयू को भी समायोजित किया, एलजेपी रामविलास पासवान जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान है उनको भी समायोजित किया, और आजसू जो सुरेश महतो की पार्टी है उसके साथ समायोजित करके एक मतलब आप कहें कि एनडीए ने जबरदस्त यहाँ पे महागठबंधन उनका जो हुआ है उसके मुकाबले में अभी भी यहाँ पे अगर महागठबंधन झामुमो और कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट की बात करें तो यहाँ अभी भी संशय बरकरार है। जी, आज जिस तरीके से देखा जाए तो आज अब अधिसूचना जारी की जाएगी दूसरे चरण के लिए। कौन कौन सी हॉट सीट रहेंगी जिन पर सभी की नजर रहेगी, और साथ ही अब कांग्रेस और बाकी जो अन्य पार्टियां उनके बीच जो तालमेल था, क्या ये माना जाए कि ये तालमेल अब बन चुका है? क्योंकि काफी लंबे समय से ये तकरार कहीं ना कहीं नजर आ रही थी सीटों को लेकर। नहीं, तालमेल ऐसा कहा जा रहा है कि सब कुछ सही हो गया है, लेकिन आरजेडी अभी भी खासकर जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है वो अभी भी ये मान रही कि जो आप बिहार और झारखंड का जो सीमाएं हैं और उन सीमाओं में जो झारखंड की सीटें हैं वहां पर पिछली बार भी झामुमो के साथ जो समझौता हुआ था तो आरजेडी को उन्हीं सीटों पर उनका प्रतिनिधित्व दिया गया था, और कांग्रेस को दिया गया था शहरी क्षेत्रों में। यहाँ पे अगर शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे, चाहे धनबाद हो, चाहे वो जमशेदपुर हो, चाहे जो भी बड़े शहर हैं, वहां पे अधिकतर जो लोग हैं वो बाहरी हैं, यानी कि झारखंड से बाहर के लोग हैं। और ट्राइबल एरियाज में जो ट्राइबल गांव का एरिया है वहां पर जेएमएम वहां से लड़ रही थी। तो इस बार आरजेडी का कहना है कि नहीं, हमारा जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा है, और खासकर ये अल्पसंख्यक मतों की बात करते हैं आरजेडी, तो यहां पर वो मुद्दा नहीं है। और 70 सीटों पर अलग से ऐलान करके, यानी झामुमो और कांग्रेस ने कह दिया कि 11 सीट तुम लड़ो, लेफ्ट लड़ो, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम 70 सीटों पर लड़ेंगे। तो अब देखना ये होगा कि आरजेडी, हालांकि शाम तक ये खबर थी कि आरजेडी ये मान गई है, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है। आज से नामांकन शुरू होगा और उसके बाद झारखंड विधानसभा चुनाव की जो ये प्रक्रिया है बेहद ही दिलचस्प और रोमांचक होती जा रही है। राजनीतिक समीकरण पल पल बदल रहे हैं और पल पल आप भी हमको जानकारी प्रदान कर रहे हैं। फिलहाल कुमार आलोक, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बिल्कुल, और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली वासी इस वक्त दोहरी मार झेल रहे हैं। आखिर किसकी ये मार है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है।
अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। आईआईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा, बढ़ते आगे और आज से लागू होने जा रहा है दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 2। जी हां, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू हो गई हैं। AQI लेवल 300 से ज्यादा होने पर CAQM ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत आज सुबह 8 बजे से ग्रैब 2 लागू हो गया है। बिल्कुल, और इस आदेश के लागू होने के साथ ही दिल्ली एनसीआर में चिन्हित सड़कों पर हर रोज वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव करने के निर्देश जारी किए गए हैं। CAQM ने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की भी अपील की है। तो वहीं लोगों से तकनीक की मदद लेकर कम भीड़ भाड़ वाले रास्तों पर आवाजाही करने की भी अपील की गई, जबकि CNG, इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो की सर्विस को भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से भी बचने के लिए कहा गया है। तो इन ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कि ग्रैब 2 के क्या क्या नियम हैं, जिसमें नेचुरल गैस, बायोगैस, LPG से चलने वाले जनरेटर को अनुमति है। इसके साथ साथ हॉटस्पॉट वाले इलाकों जो हैं उन पर कहीं ना कहीं निगाह रखी रहेगी। निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस में बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये 2 ग्रैब 2 के नियम हैं, जिसमें CNG, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सेवा पर जोर दिया जाएगा, यानी सार्वजनिक जो परिवहन है उसको इसके इस्तेमाल के लिए ज़्यादा जोर दिया जाएगा। कूड़ा, लकड़ी या कोयला जलाने पर रोक रहेगी ग्रैब 2 के नियम के अनुसार। इसके साथ साथ आपको बता दें कि धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियां कम करने पर भी जोर रहेगा। तो दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण अपने पैर पूरी तरह से पसार चुका है, जहां दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब से खतरनाक स्तर तक अब पहुंच रही है। अगर आज सुबह अक्षरधाम इलाके की बात करें तो AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। और वहीं दिल्ली में यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो चुका है, जिसमें झाग का सैलाब नजर आ रहा है। और अगले महीने की शुरुआत में छठ पूजा से पहले यमुना नदी का कालिंदी कुंज इलाका बर्फनुमा सफेद झाग की परतों से ढका हुआ है, जो आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। हालांकि कालिंदी कुंज घाट पर पानी को साफ करने के लिए जल बोर्ड की तरफ से प्रयास भी किए जा रहे हैं। बैराज पर जाल बांधने के साथ ही पानी को साफ करने के लिए इसमें रसायन का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद आज भी नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई है। तो अमरेंद्र जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अमरेंद्र का सीधा रुख करेंगे। अमरेंद्र, क्योंकि आज से ग्रैब 2 लागू हो रहा है, ग्रैब के कुल 4 चरण होते हैं और जैसे जैसे वायु गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने लगती है, ऐसे ही ग्रैब के फेजेस बदलते जाते हैं। ऐसे में आज से ग्रैब 2 लागू हो रहा है। जो लोग अभी घर से बाहर नहीं निकले हैं उनको आप नियम बता दें, कौन कौन सी ऐसी पाबंदियां हैं जो ग्रैब 2 में लागू की गई हैं। इसके साथ साथ प्रशासन किस तरीके के प्रयास भी कर रहा है, ये भी आप बताएं। भावना, देखिए, दिल्ली के लिए बिल्कुल सही कहा गया है कि दिल्ली तेरी यही कहानी, न शुद्ध हवा न शुद्ध पानी। और ये तस्वीर इसलिए भी सटीक बैठती है कि पिछले कई सालों से दिल्ली में लगभग इसी तरह की तस्वीर है। सबसे पहले मैं इस वक्त की आपको तस्वीर दिखाता हूं। मैं इस समय दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हूं और कर्तव्य पथ का ये वो पूरा इलाका है। आप देखिए, यहां से लेके और कर्तव्य पथ तक मॉर्निंग में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, सारे लोग यहाँ घूमने आते हैं और दिल्ली दर्शन के तहत कर्तव्य पथ और इंडिया गेट को लोग निहारते हैं। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर है वो डराती है। वो डराती इसलिए है कि यहाँ पर सांस लेने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ता है। यहाँ की जो आबो हवा है इतनी दूषित हो गई है और इतनी घुटन महसूस कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो मॉर्निंग वॉक कर रहे एक ग्रुप से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि पिछले 5 दिनों से उन्हें अजीब सी फीलिंग होती है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने मॉर्निंग वॉक बंद कर दिया। यहाँ दौड़ने वाले लोग आते हैं क्योंकि ये पूरा इलाका जो है इंडिया गेट के आसपास का इलाका VVIP जोन में आता है और यहाँ का ये स्तर है। इसके अलावा अभी इस वक्त की जो AQI इंडेक्स है
मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के, नेशनल स्टेडियम के पास जो AQI इंडेक्स इस वक्त का है, जिस समय मैं बात कर रहा हूं, 369, यानी कि जो 200 से और 300 के बीच का जो ग्रेप 1 का जो स्कोर था उसको पार कर चुके हैं हम लोग सोमवार को, और अभी हम ग्रेप 2 में हैं, यानी कि हम 300 से और 400 के बीच में हैं, और 309 इस वक्त यहाँ का है और 369 मेजर ध्यानचंद का। इसके अलावा 22 ऐसे प्लेसेस जो बेहद ही गंभीर AQI इंडेक्स में शामिल हो गए, और अभी लगभग 6 दिन बचे हैं, यानी कि 6 दिन जो मौसम विभाग और जो प्रदूषण विभाग कह रहा है कि आने वाले 6 दिनों तक जो AQI का लेवल है लगातार बढ़ेगा, यानी कि जो इसके ग्रेप है, यानी ग्रेप 3 जब ये जाएगा तो 400 से 500 वाली जब श्रेणी में पहुंचेगा तो दिल्ली की हालत आप समझ सकते हैं क्या होगी। और ये उस वक्त है जब आपको याद होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पिछले 10 सालों से एक वादा कर रहे हैं, और वो वादा उनका ये है कि दिल्ली को संघाई की तर्ज पे वो डेवलप करेंगे। और इसके लिए देखिए लगातार दिल्ली ने पानी की समस्या को झेली है, दिल्ली के आम लोगों के सामने मौसम की ये हर बार की, मतलब इस समय दिवाली का मौसम है और आने वाले समय में देखिए एक बड़ा फेस्टिवल होता है, छठ का, और छठ में यमुना पे जो लोग हैं उगते और डूबते सूरज पे अर्घ देते हैं, और पूरे जो पूर्वांचल वासी हैं यहाँ पर एकत्रित होते हैं। लेकिन इस वक्त की जो दिल्ली के यमुना की तस्वीर है और जो गोकुल बैराज और हथनी कुंड से जो पानी निकल रहा है उसकी तस्वीर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा एक सफेद झाग पूरी तरह से परत बनी हुई है, इतना पॉल्यूटेड है कि डॉक्टर ने कहा कि अगर उसके स्पर्श से भी कई बीमारियां हो सकती है। और ये तब हालत है जब कल दिल्ली की जो मुख्यमंत्री यहाँ आती थी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सॉल्यूशन की बात नहीं की, पॉल्यूशन पे किस तरह का सॉल्यूशन होना चाहिए उस पर बात नहीं की, उस पर गोपाल राय ने भी एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस, और दोनों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मुद्दे थे उसमें ये था कि दिल्ली में चूंकि सारी बसें CNG हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं, इसलिए दिल्ली में पॉल्यूशन जो है उनसे नहीं बढ़ रहा। उन्होंने बाकायदा इशारा करते हुए और नाम लेकर उन्होंने बोला कि हरियाणा और यूपी से जो बसें आती हैं वो दिल्ली को पॉल्यूटेट कर रही हैं, यानी कि उनका कहना है। और दिल्ली और NCR के जो आसपास का इलाका है और उसमें जो बसें आ रही हैं वो हरियाणा और दिल्ली से, उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया। उस पर देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के जवाब को जो है काउंटर करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनको याद दिलाया कि पहले मुख्यमंत्री ये बताएं कि 6,000 करोड़ रुपए कई सालों से यमुना पॉल्यूशन को मिल रहा है। उन्होंने डाटा देते हुए बताया कि 2-3,000 करोड़ पिछले 2 सालों में यमुना पॉल्यूशन पर दिए गए हैं। तो आखिर क्यों यमुना पॉल्यूशन अभी तक बना हुआ, क्यों नहीं यमुना साफ हो पाई, और अभी क्या वजह है कि आप हर साल जो अपनी बॉल को दूसरी तरफ टोपी ट्रांसफर करने का जो गेम है दिल्ली का वो कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर राजधानी की जो आबो हवा है नवंबर आते आते इतनी खराब क्यों हो जाती है। अभी दिवाली है, आने वाले 6 दिनों में कई फेस्टिवल्स हैं, तो ऐसे में जो लोग बाहर से आ रहे हैं और जो लोग इस कर्तव्य पथ और इंडिया गेट के साथ दिल्ली निहारने आ रहे हैं वो लोग डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ सांस जो है दम घोंटू वाली सांस है, यानी कि सांस लेने में भी खासी तकलीफ हो रही है। जी भावना। अमरिंदर, अगर देखा जाए तो दिल्ली वासियों पर जब भी कोई आफत आती है इसका इल्जाम कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्यों पर डाल दिया जाता है, चाहे वो पानी की कमी हो या जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तब भी ये पड़ोसी राज्यों पर डाला जाता है। और अब जब हवा की दिक्कत है और यमुना नदी के पानी में जो गंदगी और प्रदूषण है उसकी दिक्कत है, तो उसका भी कहीं ना कहीं आरोप जो है वो पड़ोसी राज्यों पर ही डाला जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी चक्रवात दाना की। कहाँ असर डालेगा ये चक्रवात दाना, ये सब बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त DD न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि ब्रेक से पहले भावना ने आपको बताया कि अब बात होगी चक्रवात दाना की, क्योंकि उसने अब दस्तक दे दी है। दरअसल मध्य अंडमान सागर में एक संभावित चक्रवात दाना तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस चक्रवात के कल ओडिशा, पश्चिम बंगाल के
तट से टकराने की भी संभावना है। और इसके कारण 24 और 25 अक्टूबर को उड़ीसा में भारी बारिश हो सकती है। चक्रवात दाना के मद्देनजर उड़ीसा के बालासोर जिला में प्रशासन ने हाई अलर्ट कर दिया है और तैयारी को लेकर बालासोर के जिला मजिस्ट्रेट मयूर सूर्यवंशी ने कहा है कि चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना वाले क्षेत्रों को जल्द खाली कराया जा रहा है। तो चक्रवात दाना के मद्देनजर ओडिशा में प्रशासन ने हाई अलर्ट कर दिया है। तमाम तैयारियां की जा रही हैं और आपको बता दें कि चक्रवात दाना ने दस्तक दे दी है और कहा जा रहा है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। चलिए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और हर बारी की तरह हम आपको अखबारों की सुर्खियां बताते हैं। और चलिए अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते इस वक्त हमारी सहयोगी शैला का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम अखबारों के अपडेट्स और सुर्खियों के साथ। शैला सुप्रभात। आज के अखबारों की अगर हम बात करते हैं, ऐसी कौन कौन सी सुर्खियां हैं जिन्हें मुख्य पन्नों पर जगह दी गई है? सुप्रभात कृतिका। अधिकतर समाचार पत्रों ने जिन खबरों को सुर्खियां बनाया है तो प्रमुखता से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो प्रमुख सुर्खी है हवाई अड्डों की सुरक्षा को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर जिस प्रकार से कड़ी कार्रवाई की बात की गई है। विमानों में बम की धमकियां मिलने के बाद दरअसल गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई अड्डों पर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी को सक्रिय कर दिया है। साथ ही साथ बम की झूठी कॉल के मामले में सरकार ने सख्ती से निपटने का फैसला किया है। आपको बता दें कि विमानों में बम की धमकी के एक सप्ताह में 100 मिल चुकी हैं और साथ ही साथ एक सप्ताह में 8 उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा है। वहीं एक और खबर जो प्रमुखता से अधिकतर समाचार पत्रों में छाई हुई है वो है भारत और चीन में जो अहम समझौता हुआ है। LAC पर गश्त को लेकर जो सहमति बनी है, अलग अलग पॉइंट से दोनों देशों के सैनिकों की वापसी की बात है। ये समझौता देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों से संबंधित है। भारत और चीन लगातार बातचीत के जरिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग के लिए एक निश्चित व्यवस्था पर सहमत हुए हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने सोमवार को इस बात की घोषणा की कि दोनों देशों के अधिकारियों के बीच जो हालिया बातचीत हुई है उसके बाद भारत और चीन अब LAC पर पेट्रोलिंग के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि इस समझौते के बाद दोनों देशों के जो सेनाएं हैं उनके बीच चल रहे स्टैंड ऑफ में कमी आने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। प्रदूषण की खबर वो जाहिर है प्रमुखता से अधिकतर समाचार पत्रों में है क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हो गई हैं। पार्किंग शुल्क बढ़ाने का फैसला किया गया है। सरकार का तर्क है कि इससे जो सार्वजनिक वाहन है उसके इस्तेमाल पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। राजधानी के कई हिस्सों में सोमवार को जिस प्रकार से धुंध की छाया देखी गई, एक परत छाई रही, आज भी छाई हुई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बहुत खराब श्रेणी में रहा और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 307 रहा। एक शोध है जो जनसत्ता में प्रकाशित हुआ है और ये शोध आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। दरअसल दुनिया का हर 7वां बच्चा जो है वो अवसाद में है। आज की भागती दौड़ती दुनिया में मानसिक समस्याएं हम जानते हैं तेज़ी से घर कर रही हैं और अधिकतर लोग मानसिक समस्याओं से पीड़ित देखे जा रहे हैं। खासकर बच्चों और किशोरों में ये समस्या कहीं ज़्यादा जटिल तौर पर देखी जा रही है। ऐसे में WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें ये खुलासा हुआ है कि दुनिया में 10 में से 19 वर्ष के जो बच्चे हैं, हर 7वां बच्चा किशोर जो है वो अवसाद से जूझ रहा है। और रिपोर्ट में इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि समय रहते इस पर कार्रवाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि किशोर अपनी क्षमताओं को निखारने में पूरी तरह से सक्षम बन सके। तो फिलहाल अखबारों की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। तो शैला, विभिन्न क्षेत्रों में प्रकाशित अखबारों की सुर्खियों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ चले नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं मौसम की और जानते हैं अब मौसम का हाल, अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
और इसी के साथ नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको हम कुछ छलकियों के साथ छोड़ के जाते हैं रूस की तरह। रूस के कज़ान में इन दिनों भारतीय संस्कृति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री भी रवाना हो चुके हैं और उनके स्वागत के लिए वहां पर रहने वाले भारतीय समुदाय काफी ज्यादा उत्साहित है। तो नया सवेरा के आज के इस अंक में अब आप देखिए खूबसूरत रंग रूस के, जहां भारतीय संस्कृति की झलक कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है। और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी भावना और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।